प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे बच्चों, नमस्कार। हम कक्षा 10वीं का दूसरा पार्ट पढ़ रहे हैं, संघर्षकालीन भारत। इसमें हम मुगल वंश के बारे में पढ़ रहे हैं। मुगल काल में हमने शाहजहाँ के बारे में पहले पढ़ा था। आज हम औरंगजेब के बारे में अध्ययन करेंगे। जैसे औरंगजेब के बारे में हमने पहले अध्ययन किया था कि ये अपने 3 भाइयों को उत्तराधिकार के युद्ध में हराकर शासक बना था। अब देखो, औरंगजेब के बारे में कुछ बातें हैं तो ध्यान रखनी है। इसका जन्म हुआ था 1618 ईस्वी में। कब हुआ था? 1618 ईस्वी में। और शासक बना था 1658 ईस्वी में। यानी मुगल बादशाह कब बना? तो ध्यान रखना है कि ये बना है 1658 ईस्वी में। इसने क्या किया? अपने पिताजी शाहजहाँ को आगरा के किले में कैद कर दिया और शासक बन गया। शासक बनते ही इसने क्या किया कि उपाधि धारण की। उपाधि कौन सी उपाधि धारण की? तो सिर्फ याद रख लेना है, आलमगीर की उपाधि। कौन सी उपाधि? आलमगीर की उपाधि किस मुगल बादशाह ने धारण की थी? तो वो था औरंगजेब। अब देखो, औरंगजेब ने शासक बनते ही क्या किया? तो एक तो अपने को ध्यान रख लेना है कि इसने मिर्जा राजा जय सिंह, जो कि आमेर के थे, इनको दक्षिण का गवर्नर बनाया था। क्या बनाया था? गवर्नर। किसको बनाया था? तो मिर्जा राजा जय सिंह को दक्षिण का गवर्नर नियुक्त किया था। और इन्हीं मिर्जा राजा जय सिंह के प्रयास से जो मराठा शासक थे, मराठा शासक कौन? शिवाजी को अपने अधीन लाने का प्रयास किया। इन्हीं के प्रयासों से। किसने? औरंगजेब ने। अब देखो, हुआ क्या था कि जो शिवाजी जो थे वो महाराष्ट्र के थे या मराठा के, तो इनको इस मराठा साम्राज्य को भी मुगल साम्राज्य में मिलाना था। तो उसके लिए मिर्जा राजा जय सिंह को भेजा था और शिवाजी को पुरंदर के किले में, कौन सी किले में? पुरंदर के किले में क्या कर लिया था? घेर लिया था। किसने घेर लिया था? मिर्जा राजा जय सिंह। फिर मुगलों और शिवाजी के मध्य संधि हुई थी, तो वो भी ध्यान रखना है। इस संधि को कहते हैं पुरंदर की संधि। क्या कहते हैं? पुरंदर की संधि। तो यहाँ से एक छोटा प्रश्न तुम्हारे परीक्षा में आ सकता है कि पुरंदर की संधि कब, किस किस के मध्य हुई थी? तो पुरंदर की संधि हुई थी 1665 ईस्वी में। कब हुई थी? 1665 ईस्वी में। तो याद रखना है, पुरंदर की संधि शिवाजी और जय सिंह या फिर हम कह सकते हैं औरंगजेब के मध्य हुई थी। तो उसके बाद में देखो और बातें इसकी। जितने भी मुगल शासक हुए हैं, सभी मुगल शासकों में जो औरंगजेब है सबसे कठोर शासक हुआ है। कैसा शासक हुआ है? कठोर शासक माना जाता है जितने में। इसने क्या किया कि हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। तो ये चीज़ अपने को ध्यान रखना है कि कौन से मुगल शासक ने हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया था? तो वो था औरंगजेब। और कब दिया इसने? तो 1669 ईस्वी। 1669 ईस्वी यानी कि 1669 ईस्वी में हिंदू मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया। अब देखो, इसने जजिया कर फिर से लगाया। जजिया कर क्या होता है? जो गैर मुस्लिम होते थे उनसे लिया जाता था, तो वापस लगाया। कब लगाया? 10 साल बाद। 1679 1679 ईस्वी में वापस से जजिया कर लगाया। अब देखो, इसने और भी क्या किया है। जो हिंदू व्यापारी थे, हिंदू व्यापारियों पर 5% कर बढ़ाया। देखो, सब हिंदुओं के ऊपर किया इसने। पता नहीं कौन सा नशा करता था। अब देखो, इसने और क्या क्या किया, तो ध्यान रखना है। इसने बीजापुर और गोलकुंडा
कैसे याद रखेंगे? ये रह गया यहाँ पर बीजापुर और इसी के पास में गोलकुंडा। कैसे याद रखेंगे? बीजापुर पर तो अधिकार कर लिया, क्या कर लिया? बीजापुर पर अधिकार कब कर लिया? तो सीधा सीधा याद रखना 1686 ईस्वी। और एक साल बाद गोलकुंडा को भी अपने अधीन किया, गोलकुंडा को भी अधीन किया। कब किया? 1687 ईस्वी। तो ये दोनों डेट याद रखनी है अपने को। बीजापुर पर अधिकार कर लिया 1686 ईस्वी में और गोलकुंडा को भी अधीन कर लिया 1687 ईस्वी में। इसने क्या किया? जो अकबर के समय में जो प्रथा चलती थी, अकबर के समय से चली आ रही प्रथा कौन सी थी? झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन में क्या होता था? जो शासक होता था, जैसे औरंगजेब मुगल शासक, तो क्या होता था कि जो महल होता था, इस महल में क्या करता था? जो झरोखा होता था, इस झरोखे में आकर के प्रजा को दर्शन देता था या प्रजा को अपना मुंह बताता या प्रजा को देखता था। तो ये होता था झरोखा दर्शन। झरोखा दर्शन पर रोक लगा दी। और किस पर लगा थी? दरबार में जो संगीत होता था उस संगीत पर रोक लगा दी। ठीक है, तो यहां से प्रश्न बन सकता है किस मुगल शासक ने झरोखा दर्शन और संगीत पर रोक लगाई थी? तो वो था औरंगजेब। अब देखो एक और प्रश्न कहां से बन सकता है? तो इसके समय में विद्रोह हुए। क्या हुए? विद्रोह। तो विद्रोह याद रखना, दो विद्रोह याद रखना है अपने को। विद्रोह तो कौन कौन से? जाटों का विद्रोह, जाटों का विद्रोह कब हुआ? तो याद रखना है 1668 ईस्वी में। ठीक है, एक और विद्रोह हुआ है सतनामियों का विद्रोह, सतनामियों का विद्रोह। और ये कब हुआ है? तो इसके 4 साल बाद। कब? 1672 ईस्वी में। ठीक है, तो ये दो विद्रोह याद रखना, क्योंकि जो प्रजा थी वो अत्याचारों से पीड़ित थी, बहुत सारे अत्याचार करता था। तो अत्याचार से पीड़ित जनता थी और इन अत्याचारों से पीड़ित लोगों में एक नाम और याद रखना है अपने को, सिखों के गुरु। सिखों के 90 गुरु। कौन से? 90 गुरु। अब कौन से थे सिखों के 90 गुरु? तो गुरु का नाम याद रखना है, गुरु तेग बहादुर। गुरु तेग बहादुर। तो औरंगजेब के अत्याचारों से पीड़ित जनता थी और इनके अत्याचारों से पीड़ित होकर सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर ने इसके अत्याचारों के खिलाफ आवाज उठाई। तो गुरु तेग बहादुर को मार दिया। यहाँ से प्रश्न हमारा एक और बन सकता है कि सिखों के 90 गुरु तेग बहादुर को किसने मार दिया? तो वो था, किस मुगल बादशाह ने मरवा दिया? तो वो था औरंगजेब। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि ये अहमदनगर में था। कहाँ पर था? अहमदनगर। अहमदनगर पड़ता है यहाँ महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? यहाँ महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में अहमदनगर, अहमदनगर। और अहमदनगर में ही 1707 ईस्वी में मृत्यु हो गई। कहाँ हुई? अहमदनगर में। ठीक है, अब इसके बाद में क्या हुआ कि 1707 ईस्वी में जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है तो औरंगजेब के 2 पुत्र आजम और मुअज्जम, आजम और मुअज्जम, इन दोनों के बीच में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होता है जिसमें जीत होती है मुअज्जम की। और 1707 ईस्वी में शासक बनता है, कौन बनता है? मुअज्जम। मुअज्जम। अब देखो मुअज्जम ने एक उपाधि धारण की, कौन सी? बहादुर शाह की। कौन सी उपाधि धारण की? बहादुर शाह। तो अगला जो मुगल बादशाह था औरंगजेब के बाद में वो कौन था?
बहादुर शाह। अब बहादुर शाह के बारे में 2-3 बातें किताब में लिखी है, तो देखो क्या क्या लिखा है कि बहादुर शाह, इस बहादुर शाह के ऊपर एक ईसाई महिला का प्रभाव था। किसका? ईसाई महिला का प्रभाव। और वो ईसाई महिला कौन थी, क्या नाम था? तो नाम याद रख लेना, जूलियाना डायस डा कोस्टा। जूलियाना डायस डा कोस्टा नाम की ईसाई महिला का प्रभाव किसके ऊपर था? बहादुर शाह के ऊपर। अब बहादुर शाह से ही एक याद रखना है कि समय आ गया 1711 ईस्वी, और उस समय अंग्रेजों की जो ईस्ट इंडिया कंपनी, कौन सी? ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1711 ईस्वी में एक शिष्टमंडल मुगल दरबार में भेजा। तो ये ध्यान रखना है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इसने 1711 ईस्वी में एक शिष्टमंडल मुगल दरबार में भेजा। किसके समय में? तो बहादुर शाह के समय में। किसके समय में? बहादुर शाह के समय में। इसके बाद में 1712 ईस्वी से लेकर के 1757 ईस्वी तक मुगल दरबार में क्या होता रहा? षड्यंत्र होते रहे और हत्याएं होती रही। और इस तरह से जो आने वाले शासक थे इसके बाद में वो सभी अयोग्य सिद्ध हुए और मुगल वंश का पतन हो गया। वो सिर्फ अंग्रेजों के हाथ की कठपुतली बनकर रह गए थे। और जो अंतिम मुगल शासक था उसका नाम याद रख लेना, कौन था? बहादुर शाह, हाँ, बहादुर शाह जफर के नाम से था। और ये रहा था 1858 ईस्वी तक, 1857 ईस्वी तक, सॉरी, जो 1857 की क्रांति हुई तब तक ये मुगल बादशाह रहा। उसके बाद में अंग्रेजों ने इसको गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया था। तो ये हो गया हमारा मुगल वंश, मुगल काल, कक्षा 10वीं का कंप्लीट। अच्छा लगा हो तो शेयर कर देना।